नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब ने हाल ही में देखा है कि कैसे जीएसटी मुआवजे को लेकर या फिर कृषि कानूनों पर केंद्र और राज्यों में ठन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली और राज्यों की सरकारें मतलब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। और ये झगड़े सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इनकी जड़ें हमारे संविधान की बनावट में हैं, जहां शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा किया गया है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनकी मदद से हम इसी बनावट की चीर-फाड़ करेंगे और समझेंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये खेल असल में कैसे खेला जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई सीधा साधा बंटवारा नहीं है, ये एक तरह की रस्साकशी है। संविधान बनाने वालों ने एक मजबूत केंद्र की जरूरत को समझा था, खासकर देश के बंटवारे के बाद। लेकिन साथ ही उन्होंने राज्यों को भी अपनी पहचान और अपने काम करने की आजादी दी। आज हम इसी संतुलन को और इसमें जो समय के साथ तनाव आए हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक संविधान इस पूरे रिश्ते को 3 बड़े हिस्सों में बांटता है: कानून बनाने के संबंध, शासन चलाने के संबंध और जाहिर है पैसे कौड़ी के संबंध। और ये 3 हिस्से ही पूरे सिस्टम की नींव हैं। और मजे की बात यह है कि इस बंटवारे में न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स वो शामिल नहीं है। भारत में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और बाकी सारे हाई कोर्ट और निचली अदालतें उसके नीचे काम करती हैं। वो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती हैं। उनमें कोई ऐसा बंटवारा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उस हिस्से पर आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, कानून बनाना। कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है, ये कैसे तय होता है? देखिए, इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट्स दी गई हैं जो 7वीं अनुसूची में हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश में एक ही कानून होना जरूरी है। सोचिए, डिफेंस, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। अच्छा, इन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ संसद के पास है। मतलब ये वो डिपार्टमेंट है जिन्हें एक मजबूत केंद्र अपने पास रखना चाहता है। फिर दूसरी लिस्ट? दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें वो सब कुछ है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमारे मोहल्ले की पुलिस, साफ सफाई, खेती बाड़ी, पानी, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को दिया गया है। और एक तीसरी मजेदार लिस्ट भी है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ये क्या चीज है? ये एक तरह से सांझे विषयों की लिस्ट है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत महसूस की गई, जैसे शिक्षा, जंगल, मजदूरों के अधिकार, शादी और तलाक। अच्छा, ये सब इसमें आते हैं? हाँ, इन पर दिल्ली और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों ही कानून बना दें और दोनों के कानून में कोई टकराव हो? मान लीजिए शिक्षा पर संसद ने कुछ और कहा और किसी राज्य की विधानसभा ने कुछ और। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर ऐसा कोई टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा, राज्य का नहीं। हमेशा? हाँ, हमेशा। ये संविधान में केंद्र को दी गई बड़े भाई वाली भूमिका को साफ दिखाता है। एक मिनट, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब कुछ खास हालतों में केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी दखल दे सकता है। दस्तावेज में ऐसी कुछ असाधारण परिस्थितियों का जिक्र है? हाँ, और यहीं पर भारतीय संघवाद का असली चरित्र दिखता है, जो पूरी तरह से संघात्मक नहीं है। उसमें एक झुकाव है। पहली शर्त है, अगर राज्यसभा, जो राज्यों का ही सदन है, हाँ, एक प्रस्ताव पास कर दे कि देश के हित में जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए। मतलब राज्य खुद केंद्र को अपने मामले में कानून बनाने का न्योता दे सकते हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन ये प्रस्ताव राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके अलावा जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब तो सब कुछ केंद्र के हाथ में आ जाता होगा। बिल्कुल, तब तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की खुली छूट मिल जाती है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से अनुरोध करें कि हमारे लिए इस मुद्दे पर कानून बना दो, तब भी संसद ऐसा कर सकती है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ऐसा ही होता है ना, जब किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। ये सारे प्रावधान दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम सुरक्षा और एकता को राज्यों की आजादी से ज्यादा महत्व देता है। और यहीं पर वो अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स वाली बात भी आती है। मतलब वो विषय जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं है, उनका क्या होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, संविधान बनाने वालों के मन में देश के बंटवारे का डर था। इसलिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह
बची खुची शक्तियां राज्यों को देने के बजाय उन्होंने जानबूझकर ये सारी शक्तियां केंद्र की झोली में डाल दी। अच्छा। ये एक जस्ट इन केस वाला सुरक्षा कवच था जो ये पक्का करता है कि भविष्य में कोई भी नया मुद्दा आए, जैसे कल को साइबर क्राइम या स्पेस टूरिज्म, तो उस पर कंट्रोल केंद्र का ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि कानून कौन बनाएगा, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज पर होता है, उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? यहीं से कहानी प्रशासनिक संबंधों की यानी गवर्नेंस की शुरू होती है। यहाँ भी एक सीधा सा नियम है, जिसके पास कानून बनाने का पावर है उसी के पास उसे लागू करने का भी पावर होगा। मतलब केंद्र अपने कानूनों को लागू करेगा और राज्य अपने। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो क्या है? संविधान कहता है कि राज्यों को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि संसद के कानूनों का पालन हो। अच्छा। और केंद्र सरकार इस मामले में राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश मतलब डायरेक्शंस भी दे सकती है। और अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देश ना माने तो क्या केंद्र जबरदस्ती कर सकता है? हाँ, और यहीं पर केंद्र के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आता है, अनुच्छेद 365। अगर कोई राज्य केंद्र के दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहता है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है। वाह, मतलब अगर राज्य केंद्र के निर्देश नहीं मानता तो केंद्र के पास ये कहने का अधिकार है कि आप सरकार चलाने लायक नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रण है। बिल्कुल, ये केंद्र को एक बहुत ही मजबूत कंट्रोल देता है। इसका एक और क्लासिक उदाहरण है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS। हाँ, ये तो बड़े दिलचस्प अधिकारी होते हैं। इनकी भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार करती है, लेकिन इन्हें काम करने के लिए राज्यों में भेजा जाता है। तो ये एक तरह से दो नावों पर पैर रखकर चलते हैं। आप इसे ऐसे कह सकती हैं, वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। उनकी तनख्वाह और पोस्टिंग राज्य तय करता है, लेकिन उन पर आखिरी कंट्रोल केंद्र का ही होता है। अच्छा। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्र ही कर सकता है। ये अधिकारी असल में केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन साथ ही ये केंद्र के दबदबे को भी दिखाते हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर आकर सारी बातें अटक जाती हैं, पैसा। आखिर सरकारें चलती तो टैक्स के पैसे से ही हैं, तो ये पैसा आता कहाँ से है और बंटता कैसे है? ये हमारे सिस्टम का सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान ने टैक्स लगाने और उसे बांटने का एक बहुत ही साफ लेकिन पेचीदा ढांचा बनाया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। क्या ऐसा है कि कुछ टैक्स केंद्र लेता है और कुछ राज्य? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही है। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से केंद्र के हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कुछ टैक्स पूरी तरह से राज्यों के हैं, जैसे जमीन पर लगने वाला लगान, शराब पर टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन असली खेल उन टैक्सों का है जो केंद्र इकट्ठा तो करता है लेकिन फिर उसे राज्यों के साथ बांटता है। और ये बंटवारा किस आधार पर होता है? कौन तय करता है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की भूमिका आती है। हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका काम यही सिफारिश करना है कि केंद्र की टैक्स की कमाई में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए और फिर उस हिस्से को अलग अलग राज्यों में कैसे बांटा जाए। वो इसके लिए एक फॉर्मूला सुझाते हैं। और दस्तावेज में अनुदान या ग्रांट्स का भी जिक्र है। ये क्या है? ये टैक्स के बंटवारे से अलग है? हाँ, ये अलग है। टैक्स का हिस्सा तो राज्यों का हक है। अनुदान एक तरह की मदद है जो केंद्र राज्यों को देता है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है विधिक अनुदान यानी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये वो पैसा है जो देना केंद्र की जिम्मेदारी है। संविधान कहता है कि जिन राज्यों को जरूरत है उनकी मदद करनी ही होगी। और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, और ये केंद्र का ट्रम्प कार्ड है। अच्छा। ये वो पैसा है जो केंद्र अपनी मर्जी से किसी भी पब्लिक काम के लिए किसी भी राज्य को दे सकता है, और यहीं से केंद्र को राज्यों की योजनाओं और नीतियों पर असर डालने का एक बड़ा हथियार मिल जाता है। वो अपनी पसंदीदा योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा दे सकता है। तो संविधान में तो ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये रिश्ता हमेशा इतना ही सुलझा हुआ रहा है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, 1967 तक सब कुछ काफी शांत था। क्यों? क्योंकि केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी। लेकिन 1967 के बाद जब कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, तब असली टकराव शुरू हुआ। तनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? कहां पर सबसे ज्यादा चिंगारियां उठी? सबसे बड़ा और सबसे पुराना मुद्दा रहा है राज्यपाल का पद।
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उन पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर नहीं बल्कि केंद्र के एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा तो जरूर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होगा, यानी राष्ट्रपति शासन। हाँ बिल्कुल, आंकड़े बताते हैं कि इसका दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ है और कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया गया, संवैधानिक विफलता के कारण नहीं। ओह, इसके अलावा राज्यों में कानून व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों की तैनाती और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी हमेशा खींचतान चलती रही है। राज्य हमेशा शिकायत करते हैं कि काम हमारे पास ज्यादा है और पैसा कम। तो जब इतने सारे झगड़े थे तो क्या इन रिश्तों को सुधारने के लिए कोई कोशिश भी हुई? हाँ, समय समय पर कई समितियां और आयोग बने, लेकिन इनमें से दो सबसे अहम हैं। पहला 1983 में बना सरकारिया आयोग। जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अब तक की सबसे गहरी स्टडी की। और इस आयोग ने क्या कहा? क्या कोई बड़ी सिफारिश की? सरकारिया आयोग ने 247 सिफारिशें दी। उन्होंने माना कि देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, लेकिन राज्यों की स्वायत्ता का भी सम्मान होना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी सिफारिश अनुच्छेद 356 को लेकर थी। उन्होंने साफ कहा कि इसका इस्तेमाल आखिरी हथियार के तौर पर होना चाहिए, जब राज्य में सरकार चलाना नामुमकिन हो जाए। मतलब इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। तो क्या सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कई सिफारिशें याद नहीं हुई। इसीलिए 2007 में बदलते समय को देखते हुए एक और आयोग बना, पुंछी आयोग, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मदन मोहन पुंछी थे। इस आयोग ने भी सहकारी संघवाद को मजबूत करने पर जोर दिया और राज्यपाल की नियुक्ति और उसे हटाने की प्रक्रिया में सुधार जैसे कई सुझाव दिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि भारत का संघीय ढांचा दुनिया में अपनी तरह का अकेला है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बनाया तो गया था एकता के लिए, जिसमें केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई, लेकिन समय के साथ ये शक्ति, सहयोग और टकराव का एक लगातार चलने वाला डांस बन गया है। बिल्कुल सही। आखिरी लक्ष्य सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, जैसा पुंछी आयोग ने भी कहा था। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे को दुश्मन न समझें, बल्कि देश के विकास में पार्टनर बने। संविधान की आत्मा तो यही है, लेकिन इसका जमीन पर उतरना पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। सरकारिया और पुंछी जैसे आयोगों ने इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों सिफारिशें दी हैं। सोचने वाली बात ये है कि आज के दौर में जब राजनीतिक मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तब सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को कैसे लागू किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शब्द सिर्फ संविधान की किताबों और आयोग की रिपोर्टों में ही सिमट कर रह जाएगा?